Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to the digital platform of Valley Institute of Quality Education, BIMNA. बेटे मैं आपका इरफान सर, और जैसे आपको पता है हमने बेटे 10th क्लास का हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स यूनिट जो है शुरू किया था। इससे पहले बेटे हमने 2 लेक्चर्स बेटे जो है अपलोड किए हुए हैं। आज बेटे हम तीसरा लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं। तो बेटे जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था और लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि मेंडलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है। जो सर ग्रिगोर मेंडल है, जिसको फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, उसने बेटे 5 लॉज दिए हैं और उन 5 लॉज में 3 लॉ जो है ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर बेटे। दूसरा लॉ क्या था? लॉ ऑफ पीरियड फैक्टर। तीसरा लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस पे ही बेटे हमने तीसरा लेक्चर को कंक्लूड किया था। आज बेटे उससे आगे चलेंगे। अब हमारे पास पेंडिंग है ना और 2 लॉ। और एक लॉ क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले हम बेटे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद मैं आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताऊंगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। बेटे आप देखिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं कि मैंने जो कहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? क्या कहा था मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस? लॉ ऑफ डोमिनेंस में मैंने आपको बता दिया, जो हमारे पास एक हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है। हेटेरोजाइगस क्या कंडीशन होती है? अगर आप बेटे ये एक क्रोमोसोम है हमारे पास, या एक प्लांट के पास एक क्रोमोसोम है, अगर बेटे यहां पे एक फैक्टर है और यहां पे दूसरा फैक्टर है, ये फैक्टर भी उसी ट्रेट को कंट्रोल करता है और ये फैक्टर भी उसी ट्रेट को कंट्रोल करता है। लेकिन यहां से बेटे आपको जो फैक्टर मिलेगा वो है कैपिटल टी फैक्टर, और यहां से आपको मिलेगा स्मॉल टी। ये भी बेटे हाइट को कंट्रोल करता है, ये भी हाइट को कंट्रोल करता है। लेकिन यह फर्क किस चीज का है? हेटेरोजाइगस क्यों कहोगे? देखो बेटे क्यों कहोगे हेटेरोजाइगस कंडीशन? यहां पे जो ये फैक्टर है ये टॉलनेस को प्रमोट करता है, और ये फैक्टर जो है ये शॉर्टनेस या ड्वार्फनेस को कंट्रोल करता है। एक टॉलनेस को कंट्रोल करेगा, दूसरा फैक्टर ड्वार्फनेस को कंट्रोल करेगा। तो हम कहेंगे ना हमारे पास जो ट्रेड्स है ये कंट्रास्टिंग है। हमारे पास क्या है? कैरेक्टर ऑफ हाइट। इसके कितने ट्रेड्स है? 2 ट्रेड्स है। कैपिटल टी टॉलनेस को प्रमोट करेगा, स्मॉल टी ड्वार्फनेस को प्रमोट करेगा। इसीलिए चलती किसकी है? डोमिनेंट फैक्टर की। कैपिटल टी वाला फैक्टर क्या है? अब हमारे पास यहां पे तो स्मॉल टी भी था, हाइट को ये भी कंट्रोल करता है, ये भी कंट्रोल करता है, लेकिन चलती किसकी है? चलती बेटे कैपिटल टी की है, क्योंकि कैपिटल टी है ना डोमिनेंट फैक्टर, क्योंकि ये स्मॉल टी के ऊपर अपने एक्सप्रेशंस दिखाता है, स्मॉल टी की एक्टिविटी को बेटे सप्रेस करता है। इसीलिए बेटे इसको डोमिनेंट फैक्टर कहा जाता है और इसको रिसेसिव फैक्टर कहा जाता है। और इसके बाद हमने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी किया था। यही है ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि जहां पे आप बेटे एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर का क्रॉस करेंगे, और जो आप क्रॉस करेंगे, जिस कैरेक्टर का क्रॉस करेंगे, उसमें जो ट्रेड्स होने चाहिए ना वो कंट्रास्टिंग होने चाहिए। कंट्रास्टिंग का मतलब क्या? अगर एक पेरेंट टाल है, इसका क्रॉस आप करेंगे किसके साथ? ड्वार्फ पेरेंट के साथ। अगर आपके पास बेटे प्लांट्स के जो सीड्स है, सीड्स का स्ट्रक्चर या सीड्स की शेप आप देखोगे, अगर हमारे पास राउंड वाले सीड्स है, उनका क्रॉस आप बेटे किनके साथ करोगे? रिंग कलर्ड के साथ। क्योंकि मेंडल ने कहा है ना कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जब हम 2 पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं, लेकिन 2 पेरेंट्स के क्या होने चाहिए? कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होने चाहिए, ताकि जो उनकी आने वाली जनरेशन होगी, हम उन जनरेशन को, हम उन सीड्स को, जो भी प्लांट्स, जो भी प्रोजेनी बनेगी, हम उनको आराम से स्टडी करेंगे कि एक पेरेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है, दूसरे पेरेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है। वो चीज तो हम कब पता करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन के बाद। अब अगर हमारे पास एक पेरेंट टाल है, दूसरा पेरेंट भी हमारे पास टाल है, तो क्रॉस करने की जरूरत क्या है? क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग है वो भी टाल ही बनेगा। अब मतलब यहां पे तो आपको डोमिनेंस वगैरह रिसेसिव कंसेप्ट पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेंडल ने कहा है हाइब्रिडाइजेशन में क्या हम करते हैं?
हम दो पेरेंट्स का क्रॉस करेंगे, लेकिन किस चीज का? जिन पेरेंट्स में होंगे कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। चाहे एक कैरेक्टर का क्रॉस करो या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स का क्रॉस कर सकते हैं। अगर एक का करोगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर दो का करोगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, दो से ज्यादा करोगे तो पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरीके से बेटे आगे चलते हैं और आज का जो लेक्चर है, आज किस लेक्चर में बेटे हमने दो लॉज को डिफाइन करना है। एक है बेटे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा है बेटे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बेटे इंट्रेंस पॉइंट है, एक चीज आप यहां पे याद रखोगे। याद क्या रखोगे बेटे? जो आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमीट्स भी कहा जाता है। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमीट्स, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गमीट्स बेटे इसको कहा जाता है। पहले मैं आपको समझाऊंगा बेटे, स्लाइड आपके सामने है। एक आसान से तरीके में मैं आपको समझाऊंगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। देखो बेटे, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूंगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है कि एक पेरेंट के अंदर, अगर हम बात करेंगे एक मेल पेरेंट की, समझना बेटे, अगर हमारे पास मेल पेरेंट है और हमारे पास एक फीमेल पेरेंट है, इस मेल पेरेंट के अंदर हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं। एक इंडिविजुअल के अंदर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कितने फैक्टर चाहिए? दो फैक्टर, जिसको आप बेटे एलील भी कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेल पेरेंट जो है, इसकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए कितने फैक्टर्स चाहिए? दो फैक्टर। फीमेल पेरेंट को इसका हाइट कंट्रोल करने के लिए, चाहे प्लांट की बात करो या एनिमल की बात करो, इसके अंदर भी फैक्टर है, इसके अंदर भी फैक्टर है। और पियर्ड फैक्टर को हम एलील कहते हैं, जिनका लोकस जो है वो सिमिलर होना जरूरी है। फीमेल पेरेंट के अंदर हाइट को कंट्रोल करने के लिए कितने फैक्टर्स का होना जरूरी है? दो फैक्टर। मेल के अंदर कितने हैं? दो फैक्टर। अब जरूरी नहीं है कि मेल पेरेंट होमोजाइगस हो, यह हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। कैपिटल टी कौन सी कंडीशन? होमोजाइगस। कैपिटल टी कौन सी कंडीशन? होमोजाइगस। या फीमेल अगर टाल है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन भी हो सकती है, जिसको आप हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हो। चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो, चाहे मेल पेरेंट हो, चाहे फीमेल पेरेंट हो, इनके अंदर किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पियर्ड फैक्टर का होना जरूरी है। अगर फॉर एग्जांपल एक पेरेंट की हाइट को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर, जो फीमेल पेरेंट है उसकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर चाहिए, जो इनका ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर भी है ना दो ही फैक्टर। अब अगर फॉर एग्जांपल इसके दो फैक्टर इसमें आ जाते, इसके दो फैक्टर इसमें आ जाते, तो ऑफस्प्रिंग में कितने फैक्टर्स आ जाते? ये पॉलीपोलाइड बनता। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें यही चीज कहता अगर एक पेरेंट के अंदर पियर्ड फैक्टर है, एक फीमेल के अंदर भी पियर्ड फैक्टर है, इस पेरेंट से, मेल पेरेंट से एक ही फैक्टर जो है ऑफस्प्रिंग में आएगा, फीमेल पेरेंट से भी बेटे एक ही फैक्टर जो है ऑफस्प्रिंग में आएगा। क्योंकि मेंडल ने कहा है हर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स का होना जरूरी है। इसीलिए एक फैक्टर आ गया कहां से? मेल पेरेंट से। दूसरा फैक्टर आ गया बेटे कहां से? दूसरे पेरेंट से। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और ये कब होता है? जो एक क्रोमोसोम्स है, जो एक फैक्टर्स है, ये कब अलग अलग हो जाते हैं, ये कब सेग्रीगेट हो जाते हैं बेटे? उस टर्म को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे बेटे गमीट फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मेल पेरेंट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, फीमेल पेरेंट के भी हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, क्या फीमेल के 46 आउट ऑफ 46 ऑफस्प्रिंग में आएंगे? नहीं बेटे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि गमीटोजेनेसिस के टाइम एक सेल डिवीजन जो होता है ना, उसको कहते हैं बेटे मियोसिस।
मियोसिस क्या होता है? याद रखोगे बेटे, मियोसिस क्या होता है? मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जहां पे बेटे क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। तो यहां पे आपको बेटे कंसेप्ट को समझना है कि मैं क्या कहने वाला हूं, मैं क्या कहने जा रहा हूं बेटे। मैंने क्या कहा? मियोसिस के दौरान, मैंने कहा बेटे मियोसिस के दौरान अगर एक पेरेंट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है? 46। फीमेल पेरेंट में भी कितने हैं? 46। क्या 46 आउट ऑफ 46 इनहेरेंट हो जाएंगे? नहीं। ट्रांसफर हो जाएंगे? नहीं। तो क्या होगा बेटे? याद रखो क्या होगा? मियोसिस होगा। और मियोसिस माने क्या? मियोसिस का मतलब एक पेरेंट से 23 इसका हाफ हो जाएगा, 23 एक साइड से आएगा, दूसरा गमीट बनेगा, उसमें होंगे 23 क्रोमोसोम्स। यहां से जो दूसरा पेरेंट है यहां पे भी मियोसिस होके 23 यहां से आएंगे, 23 क्रोमोसोम यहां से आएंगे, 23 क्रोमोसोम इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इसका मतलब क्या है? पेरेंट्स में हुआ है गमीटोजेनेसिस। गमीटोजेनेसिस किस जरिए से हुआ? मियोसिस के जरिए से। क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? हाफ हो गया कि डबल हो गया? नहीं, हाफ हो गया। अब मेरे बेटे यहां पे क्या चलेगी? यहां पे मर्जी चलती है, यहां पे कोई डोमिनेंस वगैरह नहीं चलती है, यहां पे कोई पावर नहीं चलता है, यहां पे कोई फोर्स नहीं चलेगा। यहां पे बेटे विलिंगनेस है, जो चाहेगा उसका फ्यूजन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बेटे इन दो गमीट्स का फ्यूजन हो गया और जो ऑफस्प्रिंग बना उसमें कितने क्रोमोसोम? 46। चाहे मेल पेरेंट मेल ऑफस्प्रिंग बनेगा, फीमेल ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है, कंसेप्ट सेक्स डिटर्मिनेशन में समझेंगे। लेकिन फिलहाल 23 क्रोमोसोम एक पेरेंट से आ गए, 23 क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आ गए। तो मेंडल ने भी यही कहा बेटे अगर एक पेरेंट है इसके अंदर 100 फैक्टर्स है, 100 पेयर्ड फैक्टर्स है, 100 का हाफ बेटे जो है ऑफस्प्रिंग में आएगा, और यहां दूसरा पेरेंट जो है उसमें अगर 100 फैक्टर्स है उसका हाफ ही आ जाएगा, क्योंकि बच्चे में भी कितने क्रोमोसोम, कितने फैक्टर्स बनेंगे? 100 फैक्टर्स बनेंगे ना। क्योंकि यहां पे हमें एक क्या करना है? एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। जितने क्रोमोसोम, जितने फैक्टर्स हमारे पेरेंट्स में हैं उतने ही फैक्टर्स बेटे हम में भी आने चाहिए, ना कम आने चाहिए ना ज्यादा आने चाहिए। तो इस चीज को डिफाइन कौन करता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप बेटे आपको समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। देखिए बेटे अब आपके पास जो स्लाइड है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या कहता है बेटे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है मेरे बेटे each individual has two alleles for each trait, one from each parent. These alleles separate during the formation of gamete, sperm and egg cell, so that each gamete carries only one allele for each trait. Offspring inherit one allele from each parent. समझो बेटे, अगर हमारे पास एक पेरेंट है, अगर बेटे हमारे पास एक पेरेंट है, एक पेरेंट के अंदर समझना बेटे हमारे पास कोई भी पेरेंट है, इसका स्किन कलर कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं या अलील्स कहो। कितने हैं बेटे? दो फैक्टर है या दो अलील है। और जो हमारी दूसरी पेरेंट है इसका स्किन कलर कंट्रोल करने के लिए, स्किन कलर को बेटे कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इसका क्या होता है? गमीटोजेनेसिस के दौरान सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? इस पेरेंट से बेटे एक ही फैक्टर आएगा और इस पेरेंट से भी बेटे एक ही फैक्टर आएगा। तो एक पेरेंट से एक ही फैक्टर इनहेरेंट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल में किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए पेयर्ड फैक्टर है, मतलब दो फैक्टर्स किसी कैरेक्टर को कंट्रोल, जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा उस पेरेंट से एक ही फैक्टर बच्चे में जाएगा,
क्यों जाएगा एक ही? क्योंकि दूसरा सेम फैक्टर किससे आएगा? दूसरे पेरेंट से आएगा। इसको हम बेटे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद हमें और एक लॉ बेटे समझना है, जिसको आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। हां, इसके बाद बेटे हमारे पास और एक लॉ है, जिसको आप लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? जब बेटे हमारे पास पीयर्ड फैक्टर्स जो है, जो ही वो सेग्रीगेट हो गए, जो ही वो अलग हो गए, मैं यहां पे समझाऊंगा बेटे आपको पहले। हां, देखो बेटे मैं आपको समझाऊंगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए फिर हमें एक क्रॉस करना है, जिसको आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। याद रखोगे आप, हमारे पास जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका मतलब क्या है बेटे? अगर एक पेरेंट है, एक पेरेंट के अंदर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए पीयर फैक्टर का होना जरूरी है। अगर एक पेरेंट है, उसकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए ये दो फैक्टर है। दूसरा पेरेंट है, उसकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए ये दो फैक्टर है। मैंने क्या कहा? जो फैक्टर्स है ये सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग गमीटोजेनेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है? स्पर्म सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जितने के एक मेल पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम है उसका हाफ ही होगा। एग सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, जितना के क्रोमोसोम नंबर एक फीमेल के अंदर होता है। यहां पे क्या हो रहा है? अगर एक पेरेंट में किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर है, इस पेरेंट में भी दो फैक्टर है हाइट को कंट्रोल करने के लिए। सेग्रीगेशन के दौरान क्या होगा? गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल टी एक साइड से, स्मॉल टी दूसरे साइड से, कैपिटल टी कैपिटल टी। यहां पे गैमीट्स बने मतलब हाफ हो गया। अगर यहां पे बेटे ये टी है, ये टी है, दोनों के दोनों फैक्टर्स ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएंगे। ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर किया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से। अब क्या हो रहा है यहां पे? या तो इन दो का बेटे सिंगेमी होगा, फ्यूजन होगा, तो बच्चा बनेगा टाल, कैपिटल टी स्मॉल टी। या तो बेटे इन दो का फ्यूजन हो सकता है, या तो बेटे इन दो का हो सकता है। यहां पे बेटे किसी की चलती नहीं है। यहां पे जो गमीट्स का फ्यूजन होता है वो रैंडमली होता है। और एक एग्जांपल से बेटे समझाऊंगा आपको। अगर हमारे पास बेटे, क्लियर करूंगा इस चीज को, अगर हमारे पास दो पेरेंट्स है, एक मेल पेरेंट है, दूसरा बेटे फीमेल पेरेंट है। एक हमारे पास मेल पेरेंट है, दूसरा बेटे है फीमेल पेरेंट। मेल क्या देगा बेटे? क्रोमोसोम्स देगा। यहां से 23 देगा, यहां से 23, यहां से 23, यहां से 23। इसमें टोटल कितने थे? 46 क्रोमोसोम। इसमें कितने थे? 46 क्रोमोसोम। अगर मैं बेटे बता दूं 22 प्लस एक्स, और मैं कहूंगा 22 प्लस वाई, कोई गुना तो नहीं हुआ? 22 कितना हुआ? 44। कितना हुआ बेटे? 45। कितना हुआ? 46। नंबर बराबर आ गया ना? यहां पे 23 को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, 22 कितना हो गया बेटे? 44, 45, 46। टोटल कितना आ गया बेटे? क्रोमोसोम नंबर 46 बराबर आ गया ना? हाँ आ गया। अब ये गमीट ले लो, ये गमीट ले लो, या ये ले लो, या बेटे ये गमीट ले लो। हमारे पास देखो कंडीशन क्या है बेटे? कंडीशन ये है, या तो इन दो का फ्यूजन होगा, बच्चा क्या बनेगा? ऑफस्प्रिंग क्या बनेगा? 22 कितना हो गया? 44 प्लस एक्स वाई। तो यहां पे कंडीशन है बेटे एक मेल इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग बनने की।
अगर बेटे इन दो का हो जाएगा, एक इसका एक इसका, तो फीमेल बनेगी 22 22 44 प्लस XX फीमेल बनेगी। इस चीज को बेटे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ही है ना क्या, कि जो हमारे पास बेटे पीयर्ड फैक्टर्स होते हैं वो तो सेग्रीगेट हो गए थे, लेकिन यहां पे पता है क्या हो रहा है, यहां पे जो गमीट्स है, यहां पे जो फैक्टर्स है वो रैंडमली असॉर्ट होते हैं, रैंडमली इनहेरेंट होते हैं। मतलब एक फीमेल को ये पता ही नहीं है कि जो ऑफस्प्रिंग आने वाला है वो बॉय है या गर्ल है। चांसेस प्रोबेबिलिटी क्या है बेटे, 1:1, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगी। तो बराबर यहां पे ऐसा ही होता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब ही है कि जब बेटे पेयर्ड फैक्टर्स जो है वो सेग्रीगेट होते हैं, सेग्रीगेट होने के बाद जो गमीट्स है या जो फैक्टर्स है उनका जो फ्यूजन है या जो इनहेरिटेंस है वो रैंडमली होता है। हमें पता ही नहीं है, अगर एक पेरेंट के पास कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, उसको नहीं पता है कि उसके ऑफस्प्रिंग में कैपिटल टी वाला फैक्टर जाएगा या स्मॉल टी वाला जाएगा, क्योंकि ये सारा किस्सा जो है ये रैंडमली होता है, ये रैंडमली होता है, इंडिपेंडेंटली होता है। ये प्रोसेस जो है खुद ही होता है। यहां पे डोमिनेंस रिसेसिवनेस का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो बेटे आप इस स्लाइड से समझोगे, जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यहां अगर हमारे पास एक्स वाई है और एक्स एक्स है, यहां पे वाई, ये एक्स जो है ये वाई को नहीं कहेगा आप चले जाओ फर्टिलाइजेशन के लिए, नहीं। जो पहले जाएगा, जो फैक्टर पहले जाएगा ऑफस्प्रिंग में वही इनहेरेंट हो जाएगा, और बाकी जो है वो तो पेरेंट के बॉडी में ही वो कैरेक्टर रहेंगे। मतलब आपको पता है कि एक इंडिविजुअल जो है चाहे वो टाल होगा या डवाफ होगा, उस चीज के अंदर, उस चीज के पीछे क्या होते हैं बेटे, फैक्टर्स होते हैं। एक पेरेंट में दो फैक्टर है, दूसरे पेरेंट में दो फैक्टर है, लेकिन एक पेरेंट को यह पता ही नहीं है ईदर ऑफ टू पेरेंट फैक्टर में से कौन सा फैक्टर बच्चे में चला जाएगा, और दूसरे पेरेंट को भी यह पता नहीं होता है, क्योंकि यह सारा प्रोसेस जो है यह इंडिपेंडेंटली होता है और रैंडमली होता है। प्रोवाइडेड द जीन्स are on different chromosomes, this means the inheritance of one trait does not affect the inheritance of another, allowing for various combinations in offspring। तो बेटे आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इस लॉ को समझने के लिए हमें एक लॉ बेटे जरूरी पढ़ना है जिसको आप बेटे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। देखो बेटे डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, एक ऐसा क्रॉस जहां पे हम एक टाइम पे बेटे दो कैरेक्टर्स का क्रॉस करते हैं, और दो कैरेक्टर्स के कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होंगे, पहले ही कहा था मेंडल ने, एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट है। जब आप दो कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे तो कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होंगे, चार कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होंगे। जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था, आप जो चाहो दो कैरेक्टर को बेटे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे सीड कलर, सीड शेप, जैसे पॉड कलर, पॉड शेप, जैसे फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, आप बेटे इन चीजों को आपस में क्रॉस कर सकते हो। और हाइट का क्रॉस जो है हमने मानो हाइब्रिड क्रॉस में किया हुआ है। तो देखो बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस याद रखना है, एक ही टाइम पे जब आप एक पेरेंट के दो कैरेक्टर्स का क्रॉस करते हैं, और दो कैरेक्टर्स के कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होने चाहिए, चार कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होने चाहिए, और उसी क्रॉस को बेटे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। A dihybrid cross is a genetic cross that examines the inheritance of two different traits simultaneously। मतलब एक ही टाइम पे आप बेटे दो कैरेक्टर्स का क्रॉस करते हैं जिनके बेटे डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं। It is used to study how two pair of alleles genes are transmitted from parents to offspring। Each trait is controlled by two alleles and the alleles can be either dominant or recessive। ऑलरेडी बताया था किसमें, लॉ डोमिनेंस में। तो देखो बेटे लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहां पे इस चीज को समझने के लिए हमें एक नया क्रॉस करेंगे, एक नया स्लाइड लेंगे, और ताकि मैं आपको पूरे तरीके से इस चीज को क्लियर करूं। देखो हमारे पास बेटे दो पेरेंट्स है, मतलब दो कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो। हम लेंगे सीड कलर और लेंगे बेटे सीड शेप। हमारे पास जो सीड कलर है
येलो जो है ये असल में कॉटिलेडन का कलर है, येलो जो है ये डोमिनेंट होता है, और हमारे पास ग्रीन कलर जो है वो रिसेसिव होता है। सीड शेप जो है राउंड डोमिनेंट है, और रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव ट्रेट होता है। तो बेटे इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ लेटर्स है, कुछ अल्फाबेट्स है। येलो को हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डोमिनेंट फैक्टर को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीन को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, राउंड को कैपिटल आर से करेंगे, रिंकल्ड को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बेटे हमारे पास एक पी प्लांट है, हमारे पास दूसरा पी प्लांट है, अब हम इनका क्रॉस करेंगे। क्रॉस का मतलब क्या है, एक के पोलन्स उठाएंगे, दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग करेंगे, ताकि हमें पता चले जो हम दो कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया हुआ है, जो प्रोजिनी आने वाली है, ताकि हमें वहां से पता चले जो हमने क्रॉस किया है, जो हमारा रिजल्ट आने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। अनएक्सपेक्टेड आया तो और क्रॉस करेंगे। याद रखो हमारे पास कैपिटल वाई, हमारे पास है स्मॉल वाई, इसका क्रॉस करेंगे बेटे कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ। देखो क्या होगा बेटे, कैपिटल वाई को करो कैपिटल आर के साथ, क्या बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। इस स्मॉल दूसरे कैपिटल को करो बेटे स्मॉल आर के साथ, क्या बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। इस स्मॉल वाई को करो कैपिटल आर के साथ, क्या बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर। स्मॉल वाई को करो स्मॉल आर के साथ, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो आपको बेटे जो गमीट्स बने, कितने गमीट्स है हमारे पास, 1 2 3 4, इनकी बेटे सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, इनकी और कॉपी बनाएंगे। सेल्फिंग का मतलब कैपिटल वाई कैपिटल आर की ओर एक, मतलब इसका क्रॉस उन्हीं से कराएंगे, उसको सेल्फिंग कहते हैं। मतलब जो ये फैक्टर है इसके साथ वहां से ऐसी प्रोजीन ऐसी गमीट्स और बनाएंगे, फिर उनका और इनका क्रॉस आपस में करेंगे और रिजल्ट पता करेंगे। देखो बेटे हमारे पास क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, और इन्हीं की सेल्फिंग करेंगे, एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, और पुनेट स्क्वायर के बाद हम रिजल्ट बेटे पता करेंगे। देखो यहां पे समझना, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसको बेटे मेल ले लेंगे, इसको फीमेल ले लेंगे। यहां से क्या लोगे, यहां से ले लो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई, क्योंकि ये कहां से लाया, हमने सेल्फिंग करके इसको निकाला था, मतलब हमने ऐसा ही क्रॉस करके ऐसी बेटे ऐसे गमीट्स को एक्सपेल किया है। तो आप याद रखोगे यहां पे स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। बेटे क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद बेटे हम प्रोजेनी को देखते हैं कि क्या प्रोजेनी आएगी। देखो बेटे जब आप इन दो का क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, इजी है बेटे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इसका जो है मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ किया तो ये रिजल्ट आया, इसका इसके साथ करूंगा तो ये रिजल्ट आया। अब इसका बेटे इसके साथ करूंगा, यहां पे क्या है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका क्रॉस जो है इसके साथ होगा, क्या बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। इसका बेटे इसके साथ क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहां पे बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां पे बेटे नजर रखो स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां पे बेटे देख लो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पे देख लो कैपिटल वाई स्मॉल आर। इन दो का मल्टीप्लिकेशन स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये हो गया हमारा क्रॉस। इस क्रॉस के बाद बेटे आपको क्या देखना है, क्या पता करना है, हमें दो चीजें पता करने हैं।
एक हमें करना है बेटे फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप का काम जो है मैं आप पे छोड़ दूंगा, मैं फिनोटाइप जो है वो फिनोटाइपिक रेशो जो है वो निकाल के दूंगा। याद रखना है कैपिटल वाई क्या है, येलो है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी क्या होगा, येलो होगा, क्योंकि कैपिटल वाई की वजह से डोमिनेंट फैक्टर है। स्मॉल वाई क्या है, ग्रीन होगा। कैपिटल आर क्या है, राउंड होगा। कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होगा, ये भी राउंड होगा, क्योंकि आर क्या है, डोमिनेंट है। स्मॉल आर क्या होगा, रिंग कलर्ड होगा, जो मैंने आपको भी बताया है। अब जरा देख लो ये क्या है, ये राउंड येलो है या येलो राउंड है, क्योंकि ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है। ये क्या है, ये भी येलो राउंड है, येलो है, राउंड है, क्योंकि ये डोमिनेंट है। येलो है, डोमिनेंट है, राउंड है, दोनों डोमिनेंट है। ये भी येलो राउंड है, कितने हो गए, 4। ये भी येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड है। वाई डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, डोमिनेंट दोनों है। ये भी येलो राउंड है, क्योंकि वाई डोमिनेंट है, आर भी डोमिनेंट है। ये भी येलो राउंड, ये भी येलो राउंड है। वाई डोमिनेंट रिसेसिव, क्योंकि मैंने कहा ना कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी येलो है, कैपिटल आर स्मॉल आर भी राउंड है, क्योंकि आर डोमिनेंट है, वाई भी डोमिनेंट है। अब टोटल में देख लो कितने आ गए हमारे पास बेटे, जो प्रोजेनी है येलो राउंड, 1 2 3 4 बेटे, 5 6 7 8 9, हमारे पास टोटल कितने आ गए बेटे, येलो राउंड 9 आ गए। अब देखेंगे येलो राउंड तो आ गया हमारे पास। अब देखेंगे येलो राउंड के बाद हम देखेंगे हमारे पास, हाँ, अब देखेंगे येलो राउंड तो आ गया। अब देखेंगे बेटे येलो रिंग कलर्ड कितने हैं, येलो रिंग कलर्ड, येलो रिंग कलर्ड 1, ये येलो है, ये रिंग कलर्ड है। येलो रिंग कलर्ड 2, कितने हो गए बेटे, 2 हो गए ना येलो रिंग कलर्ड। ये भी है येलो रिंग कलर्ड, कितने हो गए, 3। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो हम कहेंगे 9:3, 9:3। अब क्या देखना है, येलो राउंड देखा, येलो रिंग कलर्ड भी देखा। अब क्या देखेंगे, येलो, अब देखेंगे ग्रीन, राउंड ग्रीन, और देखेंगे ग्रीन और रिंग कलर्ड। देखो बेटे ये राउंड है, साथ में ग्रीन भी है, राउंड है, साथ में ग्रीन भी है, क्योंकि स्मॉल वाई क्या है, ग्रीन है। स्मॉल वाई क्या है, ग्रीन है। राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, कितने हुए बेटे, 3। 9:3:3 और बचा कितना, 1। ये क्या है बेटे, स्मॉल वाई सबसे कमजोर बेटे, जिसने अपने आप को कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया है। ये क्या है, स्मॉल वाई हो गया ग्रीन, स्मॉल आर हो गया रिंग कलर्ड। तो हमारे पास जो फिनोटाइपिक रेशो है, फिनोटाइपिक रेशो जो है एक डाई हाइब्रिड क्रॉस का, वो है बेटे 9:3:3:1। जितने मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किए हैं, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो तो यही आ गया। लेकिन सारे डाई हाइब्रिड क्रॉसेस का रेशो 9:3:3:1 नहीं है। 13:3 भी आ सकता है, 15:1 भी आ सकता है, 9:3 समथिंग भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एज पर मेंडल, क्योंकि हम मेंडलियन जेनेटिक्स पढ़ते हैं, हमें यहाँ पे मेंडलियन डिविएशंस नहीं पढ़ने हैं। जितना हमने बेटे यहाँ पे इसके साथ जो है मेंडल के लॉज जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 5 मेंडल के लॉ थे, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर, लॉ ऑफ पीरियड फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और बेटे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज के इस लेक्चर के साथ हमारा मेंडलियन जेनेटिक्स जो है वो कंप्लीट हो गया है बेटे। इंशाल्लाह इसके बाद हम और एक लेक्चर लेके आ रहे हैं, जिसमें हम बेटे सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्लड ग्रुप वगैरह के बारे में बात करेंगे। बेटे टिल देन अल्लाह हाफिज। और इस चीज को अच्छे से देखिएगा, अगर कहीं पे आपको डाउट लगे तो आप हमारे पास आ सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई डाउट की गुंजाइश है नहीं इस लेक्चर में। अब अगर फिर भी कहीं पे क्रॉस करने में कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो आप बेटे हमारे पास आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।